हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मई मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर है जो कि आने वाली एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर फ्रेंड्स आपको इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इस मंथली करंट अफेयर की सीरीज के देखिए, अगर आपको प्रीवियस वीडियो भी देखना है तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, वहां से आप लास्ट मंथ के वीडियोस को भी रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आता है, आईपीएल 2023 का खिताब इनमें से किस टीम ने जीता है? तो फ्रेंड्स, आईपीएल के देखिए 16वें सीजन का समापन हाल ही में हुआ। फाइनल जो हुआ था वो चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस के बीच में हुआ। चेन्नई सुपर किंग ने देखिए आईपीएल 2023 का खिताब अपने नाम किया है। चेन्नई सुपर किंग ने देखिए 5वीं बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। अब मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग दोनों के नाम 5-5 आईपीएल के खिताब हैं। अब अगर देखिए आईपीएल 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड को हम डिस्कस करें तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया यशस्वी जायसवाल को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया शुभमन गिल को। ऑरेंज कैप विनर देखिए कौन है? शुभमन गिल। और पर्पल कैप विनर कौन है? मोहम्मद शमी। अगर हम बात करते हैं कि आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा 2008 से देखिए आईपीएल की शुरुआत हुई थी। ठीक है, यहां पर आईपीएल 2023 का खिताब जीता है चेन्नई सुपर किंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, जो कि सामान्यतः आईफा अवार्ड के नाम से जाने जाते हैं, हाल ही में देखिए इनकी घोषणा की गई। आईफा अवार्ड जो है ये देखिए बॉलीवुड के एक प्रतिष्ठित अवार्ड के रूप में जाना जाता है। इस पुरस्कार की देखिए शुरुआत कब हुई थी? सन 2000 में हुई थी। आईफा अवार्ड 2023 के देखिए कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड को हम डिस्कस करें तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया दृश्यम 2 को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया आर माधवन को, उनकी फिल्म देखिए रॉकेटरी के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड अगर हम बात करें फीमेल में तो दिया गया आलिया भट्ट को, उनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया मेल में अगर हम बात करें तो ऋतिक रोशन को, उनकी फिल्म विक्रम वेधा के लिए। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल की बात करते हैं तो श्रेया घोषाल को दिया गया, और बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल की बात करते हैं तो अरिजीत सिंह को दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं जो कि आपको दिमाग में रखने हैं। फ्रेंड्स, एक और चीज ध्यान रखिएगा, ब्रह्मास्त्र मूवी ने देखिए इस आईफा अवार्ड में सबसे ज्यादा अवार्ड जो है वो अपने नाम करे हैं। कितने? 6 अवार्ड। क्लियर? तो यहां पर देखिए पूछा जा रहा है कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, तो दृश्यम 2 को दिया गया। अगला देखिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है, हाल ही में नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया जिसका आकार है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया दिल्ली में। नए संसद भवन का आकार क्या है? त्रिकोणीय है। इस नए संसद भवन की देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस भवन को बनाने की जिम्मेदारी जो थी वो टाटा प्रोजेक्ट को थी। 2020 के देखिए सितंबर में इन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी। ये संसद भवन जो है भारत के मशहूर आर्किटेक्ट बिमल पटेल के निर्देशन में बना है। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा कक्ष में 384 प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इस नए संसद भवन की अगर हम लागत की बात करें तो 1200 करोड़ में देखिए ये नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ। इस नए संसद भवन में स्पीकर के आसन के पास में सेंगोल को भी स्थापित किया गया। बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में था सेंगोल। क्या होता है देखिए ये, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। 4 अगस्त 1947 में जब भारत की सत्ता का हस्तांतरण हुआ था तो वो इसी सेंगोल के द्वारा हुआ था। एक तरह कहा जा सकता है कि सेंगोल जो है ये भारत की आज़ादी का प्रतीक है। उस समय सेंगोल जो था ये देखिए सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। सेंगोल जो है ये एक लंबी सी छड़ी है जिसके ऊपर भगवान शिव के वाहक नंदी को देखा जाता है, जो कि न्याय के प्रतीक होते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया जिसका आकार क्या है? त्रिकोणीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किसे हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? देखिए फ्रेंड्स, 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा पहले हो चुकी थी, बट हाल ही में अभी गोवा में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। गोवा के लेखक दामोदर मोजो को देश के सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें दिया गया। किनको? दामोदर मोजो को। यह आंसर यहां पर सही होगा। गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई ने
उन्हें ये पुरस्कार जो है वो दिया है। दामोदर मोज़ो का देखिए एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है कार्मेलिन, इसके लिए इन्हें 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, दामोदर मोज़ो को दिया गया 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करी हमने, तो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा, मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दिया गया था। अगर हम भारत की पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता की बात करें तो वो कौन थी? आशा पूर्णा देवी थी। ये चीज भी दिमाग में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में नीलवंडे बांध के नहर नेटवर्क का उद्घाटन किया गया। नीलवंडे बांध किस नदी पर स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बांध जो है 53 साल बाद देखिए बनकर कंप्लीट हुआ है। किस नदी पर स्थित है फ्रेंड्स? ये प्रवारा नदी पर स्थित हैं, जो कि महाराष्ट्र में बहती हैं। प्रवारा नदी जो है ये गोदावरी नदी की एक उपनदी है। देखिए फ्रेंड्स, साल 1970 अहमदनगर के महलादेवी गांव में इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले स्वीकृति मिली थी। इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 8 करोड़ रुपए का बजट जो है वो सैंक्शन हुआ था। इसके बाद देखिए 1979 में इस परियोजना को महलादेवी गांव से शिफ्ट करके नीलवंडे में स्थानांतरित कर दिया गया था। उसके बाद लंबे समय तक देखिए ये प्रोजेक्ट जो है वो उलझा रहा। लंबे इंतजार के बाद साल 2014 में इस बांध का काम जो है वो पूरा हुआ था, पर नहर नेटवर्क का काम जो था वो बाकी था, जो कि हाल ही में देखिए अभी मई मंथ में 53 साल बाद देखिए पूरा हुआ है। इसीलिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा। इस प्रोजेक्ट को लगभग 5,177 करोड़ की लागत से पूरा किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बजट जो है वो 8 करोड़ रुपए का सैंक्शन किया गया था, बट देखिए कंप्लीट होते होते ये प्रोजेक्ट जो है ये लगभग 5,177 करोड़ में कंप्लीट हुआ। इस बांध के देखिए फायदे क्या क्या होंगे। इस बांध से नासिक में सिन्नार के एक हिस्से और अहमदनगर के 6 तालुकों में पानी की कमी को दूर करने का लक्ष्य लिया गया है। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है बांध और नहर नेटवर्क के साथ 182 किलोमीटर में फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, नीलवंडे बांध के नहर नेटवर्क का हाल ही में उद्घाटन किया गया। किस नदी पर स्थित है ये बांध? प्रवारा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, इसरो ने हाल ही में इनमें से कौन सा नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो हाल ही में फ्रेंड्स देखिए आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से GSLV रॉकेट का उपयोग करते हुए अत्याधुनिक नौवहन उपग्रह का हाल ही में प्रक्षेपण किया गया, जिसका नाम क्या है? NVS-01, नेविगेशन सैटेलाइट 01। ध्यान रखिएगा यहाँ पर बी आंसर सही होगा। इस सैटेलाइट को देखिए लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूरे भारत और मुख्य भूमि से लगभग 1500 किलोमीटर तक फैले विस्तृत क्षेत्र में सटीक स्थिति और समय की जानकारी प्राप्त करना। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसरो ने हाल ही में कौन सा नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? NVS-01। इस पे देखिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें अच्छे डिटेल से इसको एक्सप्लेन किया गया है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? किस पुस्तक के लिए? टाइम शेल्टर के लिए। बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव और इस नॉवेल की अनुवादक एंजेला रॉडेल ने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम शेल्टर जो है बुल्गारिया का पहला उपन्यास बन गया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अपने नाम किया है। इस उपन्यास की बात करते हैं तो टाइम शेल्टर एक ऐसे क्लिनिक की कहानी को बयां करता है जहां पर भूलने की बीमारी का इलाज किया जाता है। टाइम शेल्टर एक व्यक्ति की कहानी को बताता है जो अल्जाइमर रोगियों और डिमेंशिया से पीड़ित लोगों के लिए एक क्लिनिक शुरू करता है ताकि उनकी याददाश्त ठीक हो सके। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 की बात करते हैं तो भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री द्वारा लिखित और डेजी रॉकवेल द्वारा अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए प्रदान किया गया था। ध्यान रखिएगा, गीतांजलि श्री को दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये भी क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करते हैं तो हर साल देखिए ये एक पुस्तक के लिए दिया जाता है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। ओके, कब से शुरुआत हुई थी इसकी? 2005 से देखिए इसकी शुरुआत हुई थी। ध्यान रखिएगा, 2023 में टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जो है वो दिया गया है बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव और नॉवेल की देखिए अनुवादक एंजेला रॉडेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। तो थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। 25 मई से लेकर 3 जून तक के बीच में देखिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात करते हैं तो भारत में आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर की बहु खेल प्रतियोगिता है, जहां देश भर के विश्वविद्यालयों के एथलीट विभिन्न खेल विषयों में प्रतिस्पर्धा करते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का उद्देश्य जो है वो क्या है? 18 से 25 वर्ष की आयु वर्ग में सक्षम एथलीटों की पहचान करना और उन्हें प्रशिक्षित करना, उनको अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, अच्छा प्लेटफॉर्म डिलीवर करना। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के संस्करण का उद्घाटन किया गया था 2020 में। कहाँ पर? कटक में। क्लियर। और पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ओडिशा में हुआ था, जहाँ पर देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी जो थी वो पहले स्थान पर रही थी। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया गया था कर्नाटक में, जिसमें पहले स्थान पर देखिए कौन सी यूनिवर्सिटी रही थी? जैन विश्वविद्यालय कर्नाटक। और तीसरा देखिए अभी हाल ही में चल रहा है, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। इससे रिलेटेड एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, वहाँ पर देखिए जो शुभंकर है उसका नाम क्या है? जीतू है। इसे यूपी के देखिए बारासिंगा और सारस से जोड़ा जा रहा है। क्लियर। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको क्रेजी जीके ट्रिक का जीएस फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है तो आप हमारी नई एप्लीकेशन रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हमने अच्छे से डिटेल में जीएस को पूरा अच्छे से कवर किया है। हर एक सब्जेक्ट्स आपको देखिए इस एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक रूट एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो जल्दी से रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम सिलेक्शन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहाँ पर किया गया फ्रेंड्स? हिरोशिमा, जापान में। 19 से 21 मई के बीच में देखिए इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया हिरोशिमा, जापान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देखिए G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। G7 जो है यह विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक ग्रुप है, जिसमें 7 देश हैं। कौन कौन से? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। शुरुआत में देखिए ये ग्रुप ऑफ 6 था, इसमें 6 देश शामिल थे। इस ग्रुप को बनाने के लिए पहली मीटिंग जो हुई थी वो 1975 में हुई थी। ठीक इसके एक साल बाद कनाडा इसमें देखिए जुड़ा, तब ये क्या हो गया? ग्रुप ऑफ 7 हो गया। शुरुआत में कनाडा जो था वो देखिए इस ग्रुप का हिस्सा नहीं था। तो 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन ध्यान रखिएगा कहाँ पर किया गया? हिरोशिमा, जापान में किया गया। अगर हम देखिए पिछले G7 शिखर सम्मेलन की बात करते हैं कि 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो जून 2022 में देखिए जर्मनी में किया गया था। और आने वाला जो देखिए G7 शिखर सम्मेलन है, जो कि 50वां G7 शिखर सम्मेलन होगा, उसका आयोजन देखिए 2024 में इटली में किया जाएगा। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी? तो फ्रेंड्स हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला रखी है ऑस्ट्रेलिया में। पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क में दोनों देशों के बीच दोस्ती के प्रतीक और प्रवासी भारतीयों के योगदान को मान्यता प्रदान करने के मकसद से लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला रखी है। हैरिस पार्क जो है ये पश्चिमी सिडनी में एक केंद्र है, जहां भारतीय समुदाय जो है वो दिवाली और ऑस्ट्रेलिया दिवस जैसे त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। वर्तमान में देखिए ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बानीज़ हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्टीशन फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हाल ही के दिनों देखिए चर्चा में रही असम राज्य के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा देखिए हाल ही में इस पुस्तक का देखिए विमोचन किया गया। किसके द्वारा ये देखिए पुस्तक को लिखा गया है? राम माधव के द्वारा ये पुस्तक जो है वो लिखी गई है। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। इस बुक के अंदर बंगाल विभाजन और भारत के विभाजन के बारे में देखिए अच्छे से वर्णन किया गया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, राम माधव के द्वारा लिखी गई हैं पार्टीशन फ्रीडम। देखिए हाल ही में और भी कुछ चर्चित पुस्तकें हैं जो आपको दिमाग में रखना है। स्मोक ऑफ एशेज, ये देखिए अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई। वॉर एंड वुमेन, इसे लिखा गया डॉक्टर एम ए हसन द्वारा। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, इसे रचना रावत द्वारा लिखा गया। मेड इन इंडिया, अमिताभ कांत द्वारा लिखी गई। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स, ये कस्तूरी रे द्वारा लिखी गई। 8 ईयर्स ऑफ मोदी सरकार, इस पुस्तक को लिखा गया संदीप मारवा के द्वारा। ये कुछ बुक्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको इनको भी दिमाग में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे मुरली श्री शंकर किस खेल से संबंधित हैं?
तो किस खेल से संबंधित है फ्रेंड्स? देखिए मुरली श्रीशंकर जो है ये भारतीय एथलीट हैं जो कि लंबी कूद से संबंधित हैं, लॉन्ग जंप से संबंधित हैं। मुरली श्रीशंकर ने देखिए हाल ही में ग्रीस में आयोजित इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग 2023 में गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम किया है और सितंबर में चीन में होने वाले एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। इसीलिए देखिए सुर्खियों में रहे मुरली श्रीशंकर। इसके अलावा देखिए अभी हाल ही में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन किया गया था उसमें देखिए मुरली श्रीशंकर ने सिल्वर मेडल जो है वो अपने नाम किया था और राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष लॉन्ग जंपर बने थे। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को भी। देखिए यहाँ पे हमने लॉन्ग जंप की बात करी तो भारत की तरफ से लॉन्ग जंप का राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है, नेशनल रिकॉर्ड जो है वो किसके नाम पर है? जसविन एल्ड्रिन के नाम पर है, 8.42 मीटर का। हाल ही में देखिए अभी इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। ये चीज़ भी हमने डिस्कस करी थी प्रीवियस करंट अफेयर में, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। चर्चा में रहा कपिलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए कपिलेश्वर मंदिर हाल ही के दिनों में क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संरक्षित स्मारकों की सूची में इसे जोड़ने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने माना है कि मंदिर की संरचना को अच्छी तरह से बनाए रखा जाएगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित किया जाएगा। यहाँ पर हमने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो फ्रेंड्स एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जो पुरातात्विक अनुसंधान और देश में सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण का काम करती है, जिसका गठन कब हुआ था? 1861 में इसका गठन हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। कपिलेश्वर मंदिर चर्चा में रहा, ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रही मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से हैं? देखिए झारखंड से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए उनमें आ रही आवागमन की समस्याओं को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना जो है वो शुरू करी है। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन की सुविधा को आसान बनाना, ताकि गांव से प्रखंड और जिला मुख्यालय से शहर तक आवागमन की सुविधा जो है वो आसानी से प्राप्त हो सके। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों में वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे जहां से लोगों को वाहन न मिलने के कारण कई किलोमीटर पैदल चलकर गाड़ी पकड़ना पड़ती है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना जो है ये झारखंड राज्य में शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। हाल ही में देखिए फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जापान का दौरा किया था, G7 देखिए समिट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। जापान के हिरोशिमा में क्वाड देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ देखिए एक बैठक हुई। इस बैठक के दौरान ये डिसाइड किया गया कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी जो है वो भारत करेगा और भारत को देखिए ये मेजबानी सौंपी गई। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी भारत करेगा। यहाँ पर देखिए हमने क्वाड की बात करी तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये जो समूह है ये इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके वर्तमान में सदस्य कौन कौन हैं? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंचकर्म संकल्प का संबंध किस मंत्रालय से है? किस मंत्रालय से है फ्रेंड्स? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, बंदरगाह, नौवहन और जल मंत्रालय से देखिए इसका संबंध है। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। पंचकर्म संकल्प जो है ये 5 प्रमुख घोषणाएं हैं जो कि हरित शिपिंग मतलब ग्रीन शिपिंग और बंदरगाहों के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देगी। ध्यान रखिएगा, पंचकर्म संकल्प जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पारंपरिक खेल गतका का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए गतका का संबंध है पंजाब से। गतका पंजाब राज्य का एक पारंपरिक खेल है। हाल ही में फ्रेंड चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि भारतीय ओलंपिक संघ ने गतका को देखिए 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। 37वें राष्ट्रीय खेल में गतका को देखिए प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, 37वां राष्ट्रीय खेल जो है देखिए अक्टूबर 2023 में गोवा में आयोजित किया जाना है। क्लियर? यहाँ पर हमने देखिए गतका खेल की बात करी तो यह सिख गुरुओं से जुड़ी छड़ी लड़ाई का एक प्राचीन मार्शल आर्ट का रूप है। इसकी शुरुआत जो है श्री गुरु गोबिंद साहिब जी ने की थी। ध्यान रखिएगा, पंजाब से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल फ्रेंड्स देखिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे।
2023 में इस दिवस की थीम क्या थी? फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, ये इस बार की थीम थी। 1993 में देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता बढ़ाने हेतु 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया था। तभी से हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है? तो फ्रेंड्स देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पापुआ न्यू गिनी ने अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है। पापुआ न्यू गिनी ने प्रशांत द्वीप देशों की एकता और ग्लोबल साउथ की अगुवाई करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। इसी के साथ साथ देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। फिजी के प्रधानमंत्री सित्वेनी राबुका ने देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए ए आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा, पापुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2022-23 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो फ्रेंड्स किसके द्वारा जीता गया? मैनचेस्टर सिटी द्वारा। फुटबॉल कप इंग्लिश प्रीमियर लीग 2022-23 का खिताब देखिए मैनचेस्टर सिटी ने जीता। फाइनल जो हुआ था मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी के बीच में हुआ था। 1-0 से देखिए मैनचेस्टर सिटी ने हराकर इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। मैनचेस्टर सिटी का देखिए ये 7 टाइटल है इंग्लिश प्रीमियर लीग का। अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा बार इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है, तो वो जीता है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 13 बार। यहाँ पर हम इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात कर रहे हैं तो फुटबॉल क्लबों का देखिए एक इंग्लिश पेशेवर लीग है। इसकी शुरुआत जो है वो 1992 में हुई थी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा मैनचेस्टर सिटी ने जीता है इस लीग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। FIBA एशिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में देखिए डॉक्टर के गोविंद राज को FIBA एशिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। FIBA एशिया का देखिए फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन एशिया जोन। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हाल ही में डॉक्टर के गोविंद राज को FIBA एशिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर के गोविंद राज इस पद पर पहुंचने वाले देखिए पहले भारतीय हैं। यहाँ पर हमने देखिए FIBA की बात करी तो राष्ट्रीय संगठनों का एक संघ है जो कि दुनिया भर में बास्केटबॉल के खेलों को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1932 में देखिए इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? हमाने नियांग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन किस राज्य में बनाया गया है? किस राज्य में बनाया गया है? झारखंड में। हाल ही में झारखंड देखिए हाईकोर्ट के नए भवन और परिसर का उद्घाटन किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। उद्घाटन समारोह में देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश DS चंद्रचूड़ और झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र भी मौजूद थे। ये हाईकोर्ट जो है देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है जो कि 165 एकड़ में फैला हुआ है। भारत में देखिए वर्तमान में उच्च न्यायालय मतलब हाईकोर्ट की कितनी संख्या है? 25 है। भारत का पहला उच्च न्यायालय जो है वो कोलकाता में स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन किस राज्य में बनाया गया है? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चर्चा में रहा सुपर कंप्यूटर एरावत किसके द्वारा विकसित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखिए पूछा जा सकता है क्वेश्चन। किसके द्वारा विकसित किया गया है इसे? सीडेक पुणे द्वारा। यहाँ पर सीडेक का देखिए फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कि देखिए ये सुर्खियों में क्यों रहा, तो हाल ही में जर्मनी में आयोजित 61वें अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में 500 प्रमुख वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची जो है वो जारी की गई, जिसमें सीडेक पुणे में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर एरावत को 500 प्रमुख वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान हासिल हुआ है। इसीलिए देखिए ये सुर्खियों में रहा। विश्व के देखिए टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में भारत का देखिए एरावत AI सुपर कंप्यूटर जो है वो 75वें स्थान पर रहा है। साथ ही में फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखिएगा, सुपर कंप्यूटर एरावत जो है ये भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, अगर हम फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की बात करें विश्व में तो वो कौन सा है? फ्रंटियर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया DSCI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स? हाल ही में प्रमोद भसीन को DSCI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। DSCI डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये नेस्कॉम द्वारा स्थापित भारत में डेटा सुरक्षा पर एक
नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी हैं जो कि साइबर क्षेत्र में साइबर स्पेस को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ध्यान रखिएगा, DSCI के अध्यक्ष के रूप में प्रमोद भसीन को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहां पर जनगणना भवन का उद्घाटन किया? इंपॉर्टेंट है ये भी। तो देखिए कहां पर किया है, दिल्ली में नवनिर्मित जनगणना भवन का हाल ही में इन्होंने उद्घाटन किया। यहाँ पर ए आंसर सही होगा। इस कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने देखिए पुस्तक जनगणना संग्रह का भी देखिए विमोचन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस भवन को रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के नए घर के रूप में चिन्हित किया है। वर्तमान में देखिए फ्रेंड्स, भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली में देखिए जनगणना भवन का हाल ही में उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे खिलाड़ी प्रथमेश जावकर का संबंध किस खेल से है? देखिए किस खेल से संबंधित हैं? तीरंदाजी से संबंधित हैं। प्रथमेश जावकर ने शंघाई में देखिए तीरंदाजी विश्व कप 2023 स्टेज 2 में नीदरलैंड के विश्व नंबर 1 माइक श्लोसेर को हराकर पुरुषों के व्यक्तिगत देखिए कंपाउंड में स्वर्ण पदक जो है वो अपने नाम किया है, इसीलिए काफ़ी चर्चा में रहे। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, इस कंपटीशन में, इस तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय जोड़ी ओजस और ज्योति ने भी देखिए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ध्यान रखिएगा, प्रथमेश जावकर किस खेल से संबंधित हैं? तीरंदाजी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रहा सेंगोल राजदंड किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है ये? सत्ता हस्तांतरित करने का प्रतीक है, टू ट्रांसफर पावर। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। देखिए आप सभी को पता ही है कि नया संसद भवन जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, जिसमें देखिए सेंगोल को जो है वो स्थापित किया गया है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्यों चर्चा में रहा ये। सेंगोल जो है ये राजदंड ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरित करने का एक प्रतीक है। पहले जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनको ये प्रतीक के रूप में दिया गया था। इस प्रतीक को पहले देखिए इलाहाबाद के एक संग्रहालय में रखा गया था। सेंगोल की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो एक 5 फीट लंबी छड़ी होती है जिसके ऊपर भगवान शिव के वाहन कहे जाने वाले नंदी विराजमान होते हैं। नंदी जो है वो न्याय और निष्पक्षता को देखिए दर्शाते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सेंगोल जो है ये किसका प्रतीक है? सत्ता हस्तांतरित करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच प्रारंभ की गई? तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देखिए उत्तराखंड राज्य की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन जो है देहरादून से नई दिल्ली के बीच में देखिए शुरू की गई है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बात करते हैं तो वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे पहले ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता था, ये एक भारत की देखिए सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ये पूरी तरीके से देखिए भारत में डिज़ाइन और निर्मित होने वाली पहली ट्रेन भी है। भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन जो है ये देखिए फरवरी 2019 को देखिए नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाई गई थी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, उत्तराखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन जो है वो देहरादून से नई दिल्ली के बीच में शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में कर्नाटक के देखिए DGP प्रवीण सूद को सुबोध कुमार जायसवाल के देखिए स्थान पर CBI का अगला निदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है। किसे? प्रवीण सूद को। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर देखिए CBI की बात करी तो ये भारत की प्रमुख जांच पुलिस एजेंसी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, हाल ही में देखिए प्रवीण सूद को CBI के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2023 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति कितनी है? मतलब रिटेल इन्फ्लेशन रेट जो है वो कितना है? तो देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने हाल ही में अभी देखिए आंकड़े जारी करे हैं, जिसके अनुसार देखिए खाद्य कीमतों में नरमी के कारण खुदरा मुद्रास्फीति जो है मतलब रिटेल इन्फ्लेशन रेट जो है वो 18 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। कितना? 4.7% जो है वो दर्ज किया गया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर हमने रिटेल इन्फ्लेशन रेट की बात करी तो देखिए ये क्या होता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी एक निश्चित समय में वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य में जो वृद्धि होती है उसके कारण पैसों की वैल्यू में जो गिरावट दर्ज की जाती है उसे ही मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, महंगाई दर। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2023 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जो है मतलब रिटेल इन्फ्लेशन रेट जो है
वो 4.7% दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में ट्विटर की सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स? लिंडा याकारिनो को हाल ही में ट्विटर की सीईओ जो है वो नियुक्त किया गया है। ट्विटर की बात करते हैं तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? मार्च 2006 में ट्विटर की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, अमेरिकन सोशल मीडिया कंपनी है ट्विटर, जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। समुद्री अभ्यास शक्ति 2023 भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स हाल ही में देखिए भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण जो है वो आयोजित किया गया। 14 मई से लेकर 19 मई के बीच में देखिए इस अभ्यास को किया गया। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। इस अभ्यास का देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है? दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच पारस्परिकता, जुड़ाव और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। ध्यान रखिएगा, समुद्र शक्ति का संबंध है भारत और इंडोनेशिया से। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, द गोल्डन ईयर बुक देखिए हाल ही में प्रकाशित हुई, ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉयस ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ किसके द्वारा लिखी गई हैं? रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई हैं। इस पुस्तक में देखिए रस्किन बॉन्ड ने अपने जीवन से जुड़े सभी पहलू और अपने अनुभव को कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में देखिए पूछा जा सकता है। द गोल्डन ईयर्स किसके द्वारा लिखी गई हैं? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। हर एग्जाम में देखिए बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें देखिए रस्किन बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है, बाकू में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो फ्रेंड्स ISSF वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने देखिए 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित 4 पदक जो है वो अपने नाम किए हैं। भारत की पदक तालिका में बात करते हैं तो देखिए चीन के बाद भारत का जो स्थान है वो दूसरा स्थान है, पहले नंबर पर चीन है। क्लियर, भारत ने कुल मिलाकर 4 पदक जीते हैं। यहाँ पर स्वर्ण पदक की बात करते हैं तो देखिए 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम ने भारत को जो है वो स्वर्ण पदक दिलाया है। क्लियर, तो 4 पदक भारत ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाल ही में किस देश द्वारा इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है? तो किस देश द्वारा? देखिए पोर्चुगल, पुर्तगाल द्वारा देखिए यहाँ पर सी आंसर सही होगा। इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता जो है वो प्रदान की गई है। यूरोपियन देश पुर्तगाल में देखिए कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। इस कानून के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मरने में सहायता का अनुरोध करने की अनुमति जो है वो दी जाएगी। यदि वे गंभीर रूप से बीमार हैं और असहनीय पीड़ा में हैं तो उन्हें मरने में सहायता का अनुरोध करने की अनुमति जो है वो दी जाएगी। इच्छा मृत्यु की बात करते हैं तो फ्रेंड्स कानूनी मान्यता देने वाला नीदरलैंड जो है वो पहला देश है। ठीक है, हाल ही में पुर्तगाल देश में भी देखिए इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता जो है वो दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दंड यात्रा या दंड यात्रा किस राज्य से संबंधित हैं? देखिए एक प्रकार का पारंपरिक उत्सव है दंड यात्रा, किस राज्य से संबंधित हैं? ये ओडिशा से संबंधित हैं। दंड यात्रा एक पारंपरिक उत्सव है जो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है। इस उत्सव के दौरान देश के प्राचीनतम नृत्यों में से एक दंड नाच में सामाजिक सद्भाव और भाईचारे के साथ देवी काली, देवी पार्वती और भगवान शंकर की पूजा की जाती है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, दंड यात्रा या दंड यात्रा किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए 16 मई 1975 को भारतीय संघ का देखिए सिक्किम जो है वो 22वां राज्य बना था। तभी से 16 मई को सिक्किम राज्य जो है वो अपना स्थापना दिवस मनाता है। यहाँ पर सी आंसर सही होगा, 16 मई। सिक्किम को संविधान में 36वां संशोधन करके 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो दिया गया था। ध्यान रखिएगा 16 मई को मनाया जाता है सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर वुपल्ला प्रणीत किस राज्य से संबंधित हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो फ्रेंड्स ये कि देखिए हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वुपल्ला प्रणीत बने हैं। वो किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना से संबंधित हैं। बाकू ओपन 2023 के देखिए अंतिम दौर में अमेरिका के GM हंस नीमन को देखिए पछाड़ते हुए वी प्रणीत जो है वो तेलंगाना के छठे और भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ध्यान रखिएगा, इनसे पहले अगर हम बात करते हैं कि 81वें ग्रैंड मास्टर कौन थे तो वो थे सायंतन दास, और 80वें ग्रैंड मास्टर बने थे विघ्नेश NR। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा विपुल्ला प्रणीत जो है वो भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने जो कि तेलंगाना राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थाईलैंड पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में किस भारतीय पैरा खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं?
तो फ्रेंड्स टोक्यो पैरालंपिक देखिए विजेता प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए देखिए भारत को 2 स्वर्ण पदक जो है वो दिलाए हैं। आपसे एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि देखिए हाल ही में चर्चा में रहे प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित हैं, तो ध्यान रखिएगा बैडमिंटन से संबंधित हैं, एक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किरेन रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का कानून मंत्री बनाया गया? देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में फ्रेंड्स किरेन रिजिजू के स्थान पर अर्जुन मेघवाल को देखिए भारत का कानून मंत्री जो है वो बनाया गया है। किरेन रिजिजू को कानून मंत्रालय से बदलकर भू विज्ञान मंत्रालय जो है वो दिया गया है। ध्यान रखिएगा अर्जुन मेघवाल को। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में फ्रेंड्स कर्नाटक राज्य में देखिए विधानसभा चुनाव कंप्लीट हुए। वहां पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा सीटें जो है वो हासिल करी है। कर्नाटक में कुल मिलाकर देखिए 224 सीट थी विधानसभा की, जिसमें से 135 सीट जीती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। ध्यान रखिएगा कांग्रेस को 135 सीट मिली है, बीजेपी को मिली है 66 सीटें और जनता दल को मिली है 19 सीटें। इसके बाद जो सीटें मिली है वो इंडिपेंडेंट्स और अन्य को मिली है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की देखिए वहां पर सरकार बनी, जिसमें फ्रेंड्स कर्नाटक के देखिए मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया ने देखिए शपथ ली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिद्धारमैया जो है वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं। दूसरी बार देखिए इन्होंने कार्यकाल संभाला है। पहली बार 2013 से 2018 तक ये देखिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे थे और फिर अभी देखिए 2023 से ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने देखिए इन्हें शपथ दिलाई। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कर्नाटक के देखिए उप मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो DK शिव कुमार ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है। ठीक है, 224 सीट थी, 224 में से राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीती है 135 सीटें। ये जरूर आप दिमाग में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन पद की शपथ किसने ग्रहण की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज सोनी को UPSC देखिए संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में उन्होंने शपथ ग्रहण की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर मनोज सोनी ने। संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं फ्रेंड्स हम, तो भारत के देखिए संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय हैं जो कि भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। संविधान के देखिए भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 में देखिए एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन पद की शपथ ग्रहण की है डॉक्टर मनोज सोनी ने। अगला देखिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है। सितवे पोर्ट किस देश में स्थित है? देखिए किस देश में स्थित है? म्यांमार में। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सहायता से सितवे पोर्ट को देखिए म्यांमार में विकसित किया गया है। हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कलकत्ता से सितवे बंदरगाह म्यांमार तक जहाज यात्रा का उद्घाटन किया गया। इसीलिए सितवे पोर्ट जो है बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा। ध्यान रखिएगा म्यांमार में स्थित हैं। यहाँ पर हमने देखिए कलादान मल्टी मॉडल परियोजना की बात करी तो ये भारत और म्यांमार के बीच एक संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? भारत और म्यांमार के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना। इस परियोजना के तहत देखिए सड़क, नदी, बंदरगाह के माध्यम से कोलकाता को म्यांमार से और फिर म्यांमार की कलादान नदी से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को जोड़ा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, सितवे पोर्ट किस देश में स्थित है? म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की वेट लिफ्टर बिंदिया रानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो साउथ कोरिया में किया गया 5 मई से 13 मई के बीच में। भारत ने देखिए इस चैंपियनशिप में कुल 3 पदक जो है वो अपने नाम किए हैं। 2 पदक अपने नाम करे हैं बिंदिया रानी देवी ने। 55 किलोग्राम देखिए महिलाओं की ओवरऑल कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर पदक अपने नाम किया। साथ ही 55 किलोग्राम वर्ग में क्लीन एंड जर्क में भी देखिए इन्होंने सिल्वर मेडल जो है वो अपने नाम किया है। इसके अलावा देखिए मेंस में बात करते हैं, जेरेमी लालरी नुंगा ने 67 किलोग्राम भार वर्ग में देखिए भारत को रजत पदक जो है वो दिलाया है। तो भारत ने देखिए एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में कुल 3 पदक जो है वो अपने नाम किए हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन, बिंदिया रानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक अपने नाम किया है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर हम देखिए एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की बात करते हैं तो पदक तालिका में देखिए पहले स्थान पर कौन सी कंट्री रही है? चाइना रही है। चाइना जो है वो इस चैंपियनशिप में पहले स्थान पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। IAF हेरिटेज सेंटर भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का शुभारंभ कहाँ पर किया गया?
तो फ्रेंड्स कहाँ पर किया गया? देश के पहले IAF हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन जो है वो देखिए चंडीगढ़ में किया गया। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। यह भारतीय वायुसेना का देखिए पहला विरासत केंद्र है। ये केंद्र जो है विभिन्न युद्धों में भारतीय वायुसेना की भूमिका को दर्शाता है, जिसमें 1965, 1971 और कारगिल युद्ध जो है वो शामिल हैं। यहाँ पर हमने इंडियन एयरफोर्स की बात करी, तो वर्तमान में देखिए इसके वायुसेना अध्यक्ष कौन है, ये ध्यान रखिएगा, एयर मार्शल विवेक राम। ये वर्तमान में देखिए वायुसेना के अध्यक्ष हैं। यहाँ पर चंडीगढ़ बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में बुलंद भारत अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया? तो फ्रेंड्स देखिए कहाँ पर आयोजित किया? भारत और चीन सीमा पर। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। भारत और चीन के बीच देखिए जो LAC है, अरुणाचल प्रदेश में अटारी रेंज में देखिए इस अभ्यास का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में अरुणाचल प्रदेश के देखिए पश्चिम कामेंग और तवांग जिलों में देखिए तैनात जो विशेष बल हैं और साथ ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय सेना ने बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया है? चाइना बॉर्डर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में लिथियम के भंडार होने का पता चला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हाल ही में राजस्थान के डेगान मतलब नागौर में लिथियम के भंडार होने का पता चला है। कहाँ पर? नागौर। सी आंसर सही होगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और खनन अधिकारियों का देखिए दावा है कि राजस्थान में जो लिथियम भंडार मिला है वो जम्मू कश्मीर में मिले लिथियम भंडार से अधिक है। वर्तमान में देखिए लिथियम के लिए अभी भारत जो है वो चीन पर निर्भर है, और हाल ही में देखिए राजस्थान में मिले इस लिथियम भंडारण के लिए भारत जो है वो लिथियम के क्षेत्र में देखिए आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ सकता है। लिथियम जो है फ्रेंड्स एक देखिए अलोह धातु होती है, जिसका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहन और जो भी चार्जेबल बैटरी होती है उसको बनाने में किया जाता है। तो आज के समय में देखिए वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है लिथियम को। हाल ही में देखिए राजस्थान के नागौर में लिथियम भंडार होने का पता चला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42वें आसियान समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया? देखिए फ्रेंड्स 9 मई से लेकर 11 मई के बीच में 42वें आसियान समिट का आयोजन जो है वो इंडोनेशिया में किया गया। यहाँ पर यह आंसर सही होगा। इस समिट के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया देशों के आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा होती है। आसियान की बात करते हैं तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 में। वर्तमान में देखिए आसियान में 10 सदस्य हैं। भारत जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है। ध्यान रखिएगा 42वें आसियान समिट का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किस राज्य के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया? तो हाल ही में देखिए भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से नवाजा गया है। ये पुरस्कार जो है देखिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रदान किया गया। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार के बारे में बात करते हैं तो ये पुरस्कार जो है लोगों या संगठनों को देखिए उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार जो है सामाजिक समझ और राष्ट्रीय अखंडता के लिए देखिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दृष्टिकोण का प्रतीक होता है। इस अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हाल ही में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हाल ही में देखिए फ्रेंड्स ये पुस्तक प्रकाशित हुई, किसके द्वारा लिखी गई है? कस्तूरी रे के द्वारा देखिए इस पुस्तक को लिखा गया है। इस पुस्तक में देखिए आदिवासी लड़की की यात्रा जो है वो बयां की गई है। पुस्तक में द्रौपदी मुर्मू ने देखिए ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने छोटे से गांव को छोड़ने से लेकर भारत का देखिए पहला नागरिक बनने तक अपने संघर्षों को बताया है। ध्यान रखिएगा द्रौपदी मुर्मू जो है ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंडरलैंड्स टू रायसीना हिल्स किसके द्वारा लिखी गई हैं? कस्तूरी रे के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए हर साल 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे जो है वो मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। 1996 से देखिए हर साल विश्व एथलेटिक्स दिवस जो है वो मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या थी? एथलेटिक्स फॉर ऑल अ न्यू बिगनिंग, ये इस बार की थीम थी। ध्यान रखिएगा थीम भी। इसका उद्देश्य क्या है? एक खेल के रूप में
एथलेटिक्स के महत्व को बढ़ावा देना और युवा और स्कूली बच्चों को एथलेटिक्स के लिए प्रोत्साहित करना। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अप्रैल माह के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो फ्रेंड्स, आईसीसी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ की देखिए सूची जारी करी है, जिसमें आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का देखिए खिताब दिया गया है थाईलैंड की कप्तान नारुमोल चायवाई को। इसी के साथ साथ देखिए, अगर हम बात करते हैं कि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसे दिया गया, तो पाकिस्तान के फ़खर जमान को। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ए आंसर सही होगा। नारुमोल चायवाई को देखिए अप्रैल माह के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, 2023 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है अर्जेंटीना के देखिए फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी को। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। देखिए फ्रेंड्स, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो है एक वार्षिक पुरस्कार समारोह है, जिसमें खेल की दुनिया के व्यक्तियों और देखिए टीमों को साल भर की देखिए उनकी खेल उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाता है। इस अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1999 में देखिए इस अवार्ड की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया है लियोनल मेसी को। अगर हम बात करते हैं कि स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया, तो ध्यान रखिएगा शैली एन फ्रेजर को दिया गया। ये देखिए एक बहुत ही जानी मानी स्प्रिंटर है। किस देश से बिलोंग करती है? देखिए ये जमैका से बिलोंग करती है। अगर हम देखिए लॉरियस टीम ऑफ द ईयर की बात करते हैं, तो अर्जेंटीना नेशनल फुटबॉल टीम को 2023 के लिए देखिए लॉरियस टीम ऑफ द ईयर का खिताब जो है वो दिया गया है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिच रेटिंग के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान है? तो फ्रेंड्स देखिए, फिच रेटिंग के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6% रहने का अनुमान लगाया गया है। कितना? 6%। इससे पहले देखिए फ्रेंड्स, इकोनॉमिक सर्वे में 6.5 जीडीपी रहने का अनुमान लगाया गया था 2024 फाइनेंशियल ईयर में। आरबीआई की तरफ से 6.4, एशियाई विकास बैंक की तरफ से 6.4 और वर्ल्ड बैंक की तरफ से 6.3 रहने का अनुमान लगाया गया है। फिच रेटिंग हाल ही में जारी हुई, जिसमें देखिए 2024 फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो है वो 6% रहने का अनुमान लगाया गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बारे में अपनी कहानियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता है। किसने जीता है? न्यूयॉर्क टाइम्स ने। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। पुलित्जर पुरस्कार जो है फ्रेंड्स, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में देखिए योगदान के लिए दिया जाता है। सबसे पहली बार देखिए ये 1917 में प्रदान किया गया था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? न्यूयॉर्क टाइम्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तुंगनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा तुंगनाथ मंदिर। किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य में स्थित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक जो है वो घोषित किया गया है। काफ़ी लंबे समय से देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की देखिए प्रोसेस चल रही थी। हाल ही में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। तुंगनाथ मंदिर की बात करते हैं तो उत्तराखंड के गढ़वाल के रुद्रप्रयाग जिले में देखिए ये मंदिर स्थित है। ये मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। तुंगनाथ मंदिर जो है दुनिया का देखिए सबसे बड़ा शिव मंदिर है और इस मंदिर को 5000 वर्ष पुराना माना जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, तुंगनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट टू वॉक लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स, राइट टू वॉक मतलब चलने के अधिकार को लागू करने वाला देखिए पंजाब राज्य जो है वो भारत का पहला राज्य बना है। कौन? पंजाब। पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों की देखिए मौतों में लगातार वृद्धि के बीच पंजाब में लोगों को सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार देने के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में जारी किया है। इसे लेकर सड़क निर्माण से जुड़े विभागों और राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI जो है उसको भी पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि सड़कों पर साइकिल ट्रैक बनना चाहिए, फुटपाथ बनने के लिए एक्शन प्लान होना चाहिए, इसके लिए बजट प्रावधान को लेकर भी तैयारी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, राइट टू वॉक लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो पंजाब बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में अर्थशास्त्री पद्मा देसाई की मृत्यु हो गई, इन्हें भारत सरकार द्वारा कब पद्म भूषण दिया गया था?
तो फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय अमेरिकी विकास अर्थशास्त्री पद्मा देसाई का देखिए 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। न्यूयॉर्क में देखिए इनका निधन हुआ। इन्हें भारत सरकार द्वारा 2009 में देखिए साहित्य और शिक्षा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कब दिया गया था? 2009 में। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बी आंसर यहाँ पर सही होगा। दोहा डायमंड लीग 2023 के जेवलिन थ्रो इवेंट में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो फ्रेंड्स देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो इवेंट में देखिए कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला स्थान। यहाँ पर देखिए डायमंड लीग की बात कर रहे हैं हम, तो डायमंड लीग ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं की एक वार्षिक श्रृंखला होती है। डायमंड लीग 2023 श्रृंखला का पहला इवेंट जो है हाल ही में दोहा में आयोजित किया गया। 2023 डायमंड लीग जो है वो देखिए 5 मई से 17 सितंबर तक आयोजित की जा रही है। 17 सितंबर को देखिए इसका फाइनल जो है वो यूजिन में होना है। डायमंड लीग के अलग अलग चरण के देखिए पहले चरण दोहा डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। पिछले साल की बात करते हैं तो देखिए डायमंड लीग का खिताब जो है वो नीरज चोपड़ा ने अपने नाम किया था और नीरज डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय हैं। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पहला ए आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर आए? तो फ्रेंड्स देखिए हाल ही में 21वां संस्करण जो है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का जारी किया गया। इसमें देखिए कुल 180 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत को जो है वो 161वें स्थान पर रखा गया है। 2023 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 161वें स्थान पर रखा गया है। 2022 में देखिए भारत की जो रैंक थी वो 150वीं थी। 11 पायदान गिरकर भारत की 2023 में रैंक हो गई है 161। भारत की रैंकिंग में गिरावट के कारण की बात करते हैं तो पत्रकारों के खिलाफ हिंसा, राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण मीडिया को बताया गया है। फ्रेंड्स, अगर हम इस इंडेक्स में टॉप 3 देशों की बात करें तो पहले स्थान पर नॉर्वे हैं, दूसरे स्थान पर आयरलैंड और तीसरे स्थान पर रखा गया है डेनमार्क को। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को 161वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स, कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक अपने नाम किया इन्होंने। दुबई में देखिए इसका आयोजन किया गया था बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का, जिसमें सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने मलेशिया की जोड़ी को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये भारत की पहली युगल जोड़ी है। इससे पहले देखिए आज तक भारत की किसी भी युगल जोड़ी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जो है वो अपने नाम नहीं किया है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ऐसी पहली युगल जोड़ी है जिन्होंने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम किया है। इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था? दुबई में किया गया था। ठीक है, यहाँ पर स्वर्ण पदक बिल्कुल सही आंसर होगा। त्रिशूर पूरम उत्सव का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया? तो फ्रेंड्स, त्रिशूर पूरम उत्सव जो है ये देखिए केरल राज्य में आयोजित होने वाला हिंदुओं का एक वार्षिक त्यौहार है। कहाँ पर? केरल में। ये आंसर सही होगा। इस त्यौहार को मनाने की परंपरा जो है वो कोचिन के महाराजा राजा राम वर्मा ने शुरू की थी। हाथियों की पीठ पर देखिए रंगारंग छतरियों का प्रदर्शन इस त्यौहार का मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। इस उत्सव को केरल में देखिए स्थित वडक्कुनाथन मंदिर में नगर के बीचों बीच आयोजित किया जाता है। इस उत्सव को भगवान शिव का पुनर्जन्म के रूप में माना जाता है। ध्यान रखिएगा, त्रिशूर पूरम उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? केरल में किया जाता है। हाल ही में इसका आयोजन किया गया, इसलिए चर्चा में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस भारतीय को ब्रिटेन का मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स, किसे प्रदान किया गया? ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान डॉक्टर एम.एन. नंद कुमार को। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। डॉक्टर एम.एन. नंद कुमार को महाराजा चार्ल्स तृतीय द्वारा ब्रिटेन में भारतीय शास्त्रीय कला के क्षेत्र में सेवाओं के लिए मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर प्रदान किया गया। अगर हम ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड की बात करें तो ये तीसरा सर्वोच्च रैंक वाला ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड है। हाल ही में ध्यान रखिएगा एम.एन. नंद कुमार को ये अवार्ड जो है वो दिया गया। एम.एन. नंद कुमार देखिए कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एल.आई.सी के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए हाल ही में सिद्धार्थ मोहंती को एल.आई.सी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। एल.आई.सी के चेयरमैन रामा सुब्रमण्यम कुमार का कार्यकाल जो है वो मार्च 2023 को पूरा हो गया था।
उसके बाद से सिद्धार्थ मोहंती जो है वो कार्यवाहक चेयरमैन की भूमिका निभा रहे थे। हाल ही में देखिए उन्हें LIC के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सिद्धार्थ मोहंती। LIC की देखिए स्थापना की बात करते हैं तो LIC की स्थापना हुई थी 1956 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेराग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स, कोलोराडो पार्टी के सदस्य सैंटियागो पेना ने एफ्रेन एलेग्रे को देखिए हराकर पेराग्वे राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करी है। तो सैंटियागो पेना जो है वो पेराग्वे के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। पेराग्वे देश की बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका में देखिए स्थित एक स्थलरुद्ध देश है, लैंडलॉक कंट्री है, जिसकी राजधानी क्या है? एसेंशियोन है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य की हस्तकला मातानी पछेड़ी को GI टैग प्रदान किया गया? तो मातानी पछेड़ी का देखिए संबंध है गुजरात से। गुजरात की हस्तकला मातानी पछेड़ी को हाल ही में GI टैग जो है वो प्रदान किया गया है। गुजराती भाषा शब्द देखिए मातानी पछेड़ी का शाब्दिक अर्थ होता है देवी के पीछे। पछेड़ी एक धार्मिक टेक्सटाइल लोक कला है। नवरात्रि त्योहार के दौरान इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। आजकल देखिए इन पछेड़ियों का उपयोग जो है वो सजावट के लिए भी किया जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस कला की उत्पत्ति जो है लगभग 300 वर्ष पूर्व मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, मातानी पछेड़ी को GI टैग दिया गया, ये किस राज्य से संबंधित हैं? गुजरात से संबंधित हैं। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है। संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र ने जेल में बंद 3 ईरानी महिला पत्रकारों को संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिए जाने की घोषणा करी है। ये कौन कौन है? ईरानी महिला पत्रकार नीलोफर हमीदी, एलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। इन तीनों को 2023 में संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार जो है ईरान में मानव अधिकारों के हनन पर रिपोर्टिंग और सच्चाई के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। ध्यान रखिएगा, यूनेस्को द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1997 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर देखिए डी आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे चुना गया है? देखिए फ्रेंड्स, भारतीय मूल के पूर्व मास्टर कार्ड CEO अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक के देखिए अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अजय बंगा को, ये आंसर यहाँ पर सही होगा। वह एशियाई मूल के देखिए पहले अध्यक्ष होंगे। उनका कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का होगा। और वो किनका स्थान लेंगे? ध्यान रखिएगा, डेविड मालपास का स्थान लेंगे। यहाँ पर हमने वर्ल्ड बैंक की बात करी तो वर्ल्ड बैंक की देखिए स्थापना कब हुई थी? 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, अजय बंगा जो है वो वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जाता है? हाल ही में देखिए मई मंथ में अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास जो है वो आयोजित किया गया। इसके 7th एडिशन का आयोजन जो है वो 27 अप्रैल से 11 मई 2023 के बीच में किया गया। अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास जो है ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य किया जाता है। ये युद्ध अभ्यास जो है भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना के बीच रक्षा सहयोग और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। अगर हम देखिए भारत और यूनाइटेड किंगडम के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास को डिस्कस करें तो फ्रेंड्स, इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास जो है वो भी देखिए भारत और यूके के बीच में आयोजित किया जाता है। कोंकण युद्ध अभ्यास भी देखिए भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में आयोजित किया जाता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन रहा है? इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जो है वो अस्ताना कजाकिस्तान में किया गया, जहां फाइनल में चीन के डिंग लिरेन ने रूस के इयान नेपोमनियाची को हराकर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा 1886 में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप प्रतियोगिता को शुरू किया गया था। तभी से देखिए इसका आयोजन किया जाता है। 2023 में देखिए इसका विजेता कौन रहा है? डिंग लिरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक AK मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। इन्होंने किनका स्थान लिया है? कमलेश नीलकंठ व्यास का स्थान लिया है। तो यहाँ पर AK मोहंती बिल्कुल सही आंसर होगा।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बात करी, परमाणु ऊर्जा आयोग की बात करी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा आयोग जो है, यह परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण शासी निकाय है। इसका प्रभार जो होता है वो सीधे प्रधानमंत्री के पास होता है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, हाल ही में AK मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूरोप में चैलेंजर टूर एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये सुमित नागल जो है वो यूरोप में चैलेंजर टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी बने हैं। रोम ATP चैलेंजर टूर 2023 में भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने देखिए डच खिलाड़ी जेस्पर डे को फाइनल में हराकर यह खिताब जो है वो अपने नाम किया है। ध्यान रखिएगा, यूरोप में चैलेंजर टूर एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? सुमित नागल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, हर साल देखिए 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है वो मनाया जाता है। इस बार देखिए इसकी थीम क्या थी? शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, ये इस बार की थीम थी। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, मनाने का दिवस को मीडिया और प्रेस की भूमिका के बारे में समर्थन और जागरूकता पैदा करना। हर साल 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है वो मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, बेल्जियम के लूका ब्रेसेल ने इंग्लैंड के देखिए मार्क सेल्बी को हराकर स्नूकर विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। किसने? लूका ब्रेसेल ने। लूका ब्रेसेल जो है वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप खिताब जीतने वाले यूरोप के पहले खिलाड़ी बने हैं। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप की बात करते हैं तो देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1927 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगर हम देखिए भारत में चर्चित स्नूकर खिलाड़ी की बात करें तो वो कौन है? पंकज आडवाणी है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लूका ब्रेसेल बिल्कुल सही आंसर होगा। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेसेस एंड एंटरप्राइज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ये अमिताभ कांत के द्वारा। दोस्तों, इस पुस्तक में इन्होंने भारत के देखिए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के सफर को बताया है। अमिताभ कांत द्वारा लिखी गई कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम बुक्स की बात करें तो ब्रांडिंग इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया 2.0, द पाथ अहेड, ये भी पुस्तक देखिए इनके द्वारा लिखी गई है। इनको भी आप ध्यान रखिएगा। अमिताभ कांत की बात करते हैं तो भारत सरकार द्वारा गठित नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हाल ही में इन्होंने मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेसेस एंड एंटरप्राइज नामक पुस्तक जो है वो लिखी है। अगला क्वेश्चन आता है, साइक्लोन मोका का नाम किस देश द्वारा सुझाया गया? तो फ्रेंड देखिए, साइक्लोन मोका का प्रभाव जो है वो भारत में देखने को मिला। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही के दिनों में चक्रवात मोका का प्रभाव जो है वो भारत के देखिए बंगाल की दक्षिण पूर्व खाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्रों में देखिए देखने को मिला। ये वर्ष 2023 का देखिए पहला चक्रवाती तूफान है मोका। किसके द्वारा देखिए इसका नाम सुझाया गया फ्रेंड्स? यमन के द्वारा। यमन के शहर मोका के नाम पर देखिए इसका नाम जो है वो सुझाया गया है। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमारे मई मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको देखिए इस वीडियो का डिटेल PDF डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको देखिए इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। प्रीवियस मंथ के भी करंट अफेयर के PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।